हम कैथोड रेज के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज डू नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनोड। जिस तरीके से कैथोड रेज का जो ओरिजिन हुआ था वो कैथोड से हुआ था, उसी तरीके से एनोड का यहाँ पर ओरिजिन एनोड से नहीं होगा। इवन एनोड रेज का जो ओरिजिन होगा वो कैथोड और एनोड के बीच में कहीं पर भी इसका प्रोडक्शन हो सकता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल्स कौन थे? अल्फा पार्टिकल्स। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हमें दिखाई दिए जो क्या कहलाते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। क्या कहलाएंगे? अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स के साथ साथ इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द चैडविक। पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो उनको किसने डिस्कवर किया? चैडविक ने डिस्कवर किया इन 1932 व्हेन ही बम्बार्डेड सम लाइट लाइक बेरिलियम एंड बोरॉन विद द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। इन्होंने क्या किया? लाइट को बम्बार्ड किया और किसके साथ साथ? अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ साथ लाइट को इन्होंने बम्बार्ड किया। ही फाउंड सम न्यू पार्टिकल्स। जब इन्होंने देखा कि जब बम्बार्डिंग हो रही थी तो उसके साथ साथ एक ऐसे पार्टिकल्स भी इन्होंने ऑब्जर्व किए जो इमिट हो रहे थे। अल्फा पार्टिकल के साथ साथ एक ऐसे पार्टिकल्स भी इमिट हो रहे थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब आप देखेंगे कि कैथोड से तो कौन से पार्टिकल्स निकल रहे हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स कौन से हैं? पॉजिटिव पार्टिकल्स। और इन्होंने देखा कि एक और तरीके के पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। इन्होंने क्या बोला इसको? न्यूट्रॉन। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड गेज जो है, मतलब एनोड रेज और कैथोड रेज दोनों क्या हैं? सिमिलर ही हैं। दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है दोनों की। ये एक इम्प्रेशन भी देती है अगर इनके बीच में मेटल रख दी जाए तो। यहाँ पर अब हम बात करते हैं, लेकिन कुछ मेटल नहीं, ऑब्स्टिकल अगर रख दी जाए तो इम्प्रेशन देती है कुछ। लेकिन कैथोड रेज एनोड रेज से तो कुछ चीज़ों में डिफरेंट होती है। वो कैसे? दियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज मास रेशो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जो कैथोड रेज थी उनका जो चार्ज था या मास था वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एनोड रेज जो है उसका चार्ज और मास नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दीज रेज दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑन फील्ड इट अब ऑफ द फील्ड। अब देखो यहाँ पर जो एनोड रेज है वो किससे बनी हुई है? अल्फा पार्टिकल से बनी हुई हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो यहाँ पर प्लस चार्ज हमेशा किसकी तरफ मूवमेंट करेगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो प्लस चार्ज जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर ये जो एनोड रेज है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। जबकि जो कौन थी यहाँ पर? कैथोड रेज, वो कहाँ जाएगी? पॉजिटिव पार्ट की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इन्हीं को ही क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। जो कि जो एनोड रेज है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है जिनको कि प्रोटॉन कहा गया। अब आता है हमारे पास डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि एटम के स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, किस तरीके से वो रिवॉल्व होते रहते हैं, ये सब चीज़ें हमें अलग अलग साइंटिस्ट ने बताई। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब सबसे पहले दिया था, कोई भी चीज़ सबसे पहले बनती है तो वो सिंपलेस्ट होती है, उसमें ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं होता है, ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं होती है। तो थॉमसन आए, उन्होंने सिंपल एक नेचुरल वे में बोल दिया कि जो एटम होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन में जिस तरीके से सीड अलग अलग रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली बिखरे हुए होते हैं। इन्होंने अपने इस मॉडल जो एटम का मॉडल है उसका कंपैरिजन प्लम पुडिंग से भी किया। प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है, एक स्वीट होती है जिसमें कि
कुछ गार्निशिंग सीड्स होते हैं जो उस मिठाई के ऊपर लगाए जाते हैं, रैंडमली बिखेर दिए जाते हैं। तो उन्होंने बोला प्लम पुडिंग में जिस तरीके से जो गार्निशिंग सीड होते हैं वो रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली बिखरे हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज स्फेयर शेप होता है, तरबूज का शेप कैसा है, स्फेयर है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पॉजिटिव चार्ज है, एक स्फेयर है जिसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सेंटर में कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि एटम के सेंटर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, जिस तरीके से वाटरमेलन में सीड। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। ये थोड़ा सा एडवांस हुआ यहाँ पर। जो थॉमसन ने दिया उससे थोड़ा सा एडवांस मॉडल किसका था, रदरफोर्ड का था। क्या कहते हैं रदरफोर्ड परफॉर्म्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्डेड tin foil of metal like gold, silver, platinum और copper with fast moving alpha particles and made some observation। इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली, ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने कैथोड रे ट्यूब बनाई थी उसी तरीके से एक ट्यूब ली, फिर उसमें कॉर्नर पर इन्होंने क्या लगा दिया, गोल्ड फिल्म लगा दी। क्या लगा दिया, गोल्ड फिल्म। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से इन्होंने एक फिल्म ली और यहाँ पर इन्होंने ये एक गोल्ड फिल्म लगा दी यहाँ पर, ठीक है, ये गोल्ड फिल्म। और इसमें अब यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इसकी बम्बार्डिंग की इसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, गोल्ड फिल्म के ऊपर। तो क्या होता है, तो इन्होंने क्या देखा, अब देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं। पार्टिकल्स विच कैरीज 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से 4 गुना, ठीक है, इसका मास होता है और इसके ऊपर भी चार्ज प्रोटॉन की तरह कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन 2 टाइम्स होता है। अब हम बात करें मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब इन्होंने देखा कि गोल्ड फॉइल से अधिकतर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स वो निकल गए, ठीक है। अब आप इस तरीके से लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, उसमें बीच वाला पार्ट तो यहाँ पर एक बीच में तो क्या है, यहाँ पर एक स्फेयर बनाया मैंने और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, एटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड फॉइल को एक एटम ही माना है और उसके ऊपर यहाँ पर क्या बम्बार्ड कर रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्ड कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि अधिकतर पार्टिकल्स तो क्या किया, उस जो स्फेयर है उससे डायरेक्ट निकल गए, स्ट्रेट लाइन में बाहर निकल गए, ठीक है, जबकि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो किसी एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। अगर मैं इसको आपको इस तरीके से बताऊं तो यहाँ पर क्या बनाया इन्होंने, ये यहाँ पर तो फॉइल थी, ठीक है, गोल्ड फॉइल, और उसके बाद इन्होंने लिया यहाँ पर पार्टिकल्स बम्बार्ड हो रहे हैं। ये कुछ अधिकतर पार्टिकल्स तो क्या हो गए, बाहर निकल गए, ठीक है, अधिकतर पार्टिकल्स तो क्या हो गए, बाहर निकल गए, जबकि कुछ पार्टिकल्स किसी एक स्पेसिफिक एंगल्स पर क्या हो गए, मुड़ गए। देखो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स मैं मोड़ रही हूँ, ये एंगल पर किसी एक एंगल पे टर्न हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, देखो यहाँ पर कुछ अधिकतर पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए, कुछ पार्टिकल्स किसी एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, जबकि कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, वापस क्या हो गए, रिवर्ट बैक हो गए। ओह शिट, ये बड़ी सी फिल्म थी, यहाँ पर ब्लू पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर सीधे जा रहे हैं, ठीक है, जबकि कुछ पार्टिकल्स किसी एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, जबकि कुछ पार्टिकल्स वापस इससे टकराकर वापस लौट गए, टकराकर क्या हो गए, वापस लौट गए। अगर यहाँ पर देखो कुछ पार्टिकल्स वापस लौट गए, तो इन्होंने देखा 3 तरीके के ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखे कि अधिकतर पार्टिकल्स तो
बाहर निकल गए सीधे, कुछ पार्टिकल्स किसी एक एंगल पर मुड़ गए और कुछ पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो उस फॉइल से टकराकर वापस लौट गए। ये उसी तरीके से था जिस तरीके से एक बहुत बड़ा गोला, बहुत बड़ा एक स्फीयर किसी कागज़ की पन्ने से टकराकर वापस लौट जाए, किसी पेपर की थिन फिल्म से टकराकर वापस लौट जाए। तो ये एक इनके लिए एक सरप्राइजिंग था बहुत बड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस लौट गए। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्यों लौट गए, इसका हम रीज़न पता लगाते हैं, क्या रीज़न था। तो इन्होंने फिर पोस्टुलेट किया कि जो एटम है, जो गोल्ड फॉइल थी ये इन्होंने किसकी तरह मानी, एटम की तरह। तो इन्होंने देखा कि एटम का अधिकतर पार्ट कैसा होता है, होलो होता है, खाली होता है। तो खाली था तो इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल्स खाली में तो सीधे सीधे निकल गए, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं था, बीच में कोई बैरियर ही नहीं आया, तो वो सीधे सीधे निकल गए, ठीक है। जबकि कुछ कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स किसी एक एंगल पर मुड़ गए। क्यों? क्योंकि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से ये टकराकर किसी एक एंगल पर मुड़ गए, ठीक है। और जो बहुत कम पार्टिकल्स जो थे वो वापस लौट गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल भी प्लस थे और बीच वाला जो पार्ट है न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियस का जो पार्ट है उसमें प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ऊपर भी प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर रिपल्शन हुआ और ये वापस लौट गए। न्यूक्लियस, अब इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने कि न्यूक्लियस इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज़, बहुत छोटा होता है, एंड इट कैरीज द एंटायर मास दैट इज़ कंटेन द ऑल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहाँ पर जो बीच का जो पार्ट है दैट इज़ एंटायर मास होता है, वो हैवी मास होता है इसका, जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बाकी का पार्ट जो होता है वो खाली होता है, स्पेस, दैट इज़ स्पेस, खाली है वो, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। तो बीच में जस्ट मैं बताती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है, पता है आपको इस तरीके से। तो अब हम जिनको कि क्या बोला गया, इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिटल्स बोला गया। क्लियर हो गया आपको। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। ये वाला जो मॉडल है वो भी बिल्कुल सुटेबल नहीं था एटम के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जान पाए रदरफोर्ड के मॉडल से भी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कमियाँ रखी और उसके बाद कौन सा नया मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।